इंग्लिश ग्रामर कोर्स की आज पहली वीडियो है, चैप्टर 1 है। ये ग्रामर कोर्स जो है मतलब 32 लेक्चर्स पे होगा। 32 वीडियोस जो हैं वो बहुत ही अहम होने वाली हैं। इसके बाद आपका जो मतलब 16 साल की तालीम में ग्रामर का मसला होता है वो हल होने वाला है। काफ़ी हद तक जो ये आपको हर जगह हर क्लास में एक गाइड के तौर पर काम आएगा। नाउन की जो हम बात करेंगे वो खास बात होगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। यानी कि अकाउंटेबल होते हैं जिनको आप शुमार कर सकते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं जो शुमार नहीं कर सकते, यानी काबिल शुमार और नाकाबिल शुमार। द डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन डिक्टेट्स विच वर्ब्स, आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स यू कैन यूज। अब इनका ये भी मकसद है कि हमने जो वर्ब्स इस्तेमाल करने होते हैं, आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स किस तरह के इस्तेमाल होने हैं, ताकि वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वजह से ही हमें पता चलता होता है। ये नहीं कि बस ये कॉन्सेप्ट इसलिए सीखना जरूरी है ताकि हमें आर्टिकल्स वर्ब्स और क्वांटिफायर लगाने का आसानी हो। तो पहले हम देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिएगा, पहले काउंटेबल को सारे को देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है काउंटेबल नाउन्स की होती है डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी ये अलग अलग होती हैं चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। अच्छा, प्लूरल फॉर्म होती है, हमेशा याद रखें काउंटेबल की प्लूरल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक से बुक्स होता है और कैट से कैट्स होता है। आर्टिकल जिनके साथ यूज ए एन और द या दी, ये आपने जरूर लगाना होता है इनके जब सिंगुलर हालत में होते हैं, और प्लूरल हालत में दा भी लगाते हैं। मतलब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल्स इनके साथ लगते हैं। क्वांटिफायर आपने जो इस्तेमाल करने तो वो मैनी है, फ्यू फ्यू है, आ फ्यू है या सेवरल, इस तरह के क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करने हैं आपने। और अनकाउंटेबल के देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं सब्सटेंसेस, कॉन्सेप्ट्स और मैसेज होते हैं। अब यहाँ पे इनको तो काउंट कर सकते हैं लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ी समझने वाली बातें हैं। देखें, मैटर जो है उसकी स्टेट्स होती हैं, तीन होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो ज्यादातर लिक्विड्स है वो तमाम के तमाम अनकाउंटेबल होते हैं, और गैसेस जो है वो भी तमाम के तमाम जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। बाकी सॉलिड जो बचते हैं, अब सॉलिड ज्यादातर तो काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं गिने जा सकते। यहाँ पे वो भी समझ लें, जो पाउडर की शक्ल में है, जो छोटे छोटे दानों की शक्ल में है। अब देखिए, चीनी है, उसके छोटे दाने 5-10 उठाएंगे तो वो गिन लेते हैं आप, लेकिन सारी तो वो गिनना। अब सर के बाल है, आप चंद देखे हैं वो, जैसे उसके सर में 2 बाल, तो आप साफ ज़ाहिर है ये तो काउंटेबल बन रहा होता है। बात को समझने के यहाँ पे यही टेक्निक है, या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज देखें कि जब आप गिन तो सकते हैं लेकिन इतने छोटे को उनको गिनना फजूल है। अब सर के बालों को गिनने बैठ जाए, रेत को जरों को गिनने बैठ जाए, तो ये गिने तो जा सकते हैं लेकिन इनको गिनना क्या है, फजूल है। जबान में इनको आपने अनकाउंटेबल कहना है। हाँ, जब ये काउंटेबल इस्तेमाल होगा जब थोड़ी मिकदार में, जैसे सर में 2 बाल सफेद आ गए हैं, 2 हेयर्स आप कहेंगे। लेकिन अगर सारे हैं तो हेयर इज ब्लैक। तो ये चीज आप देखनी है कि जब कोई चीज जो है वो मतलब सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में आप देख लें कि वो लिक्विड है तो फिर तो ठीक है। गैस है तो भी आप अनकाउंटेबल होगा, लिक्विड है तो भी अनकाउंटेबल होगा, लेकिन अगर वो ज़रात हैं, वो छोटे छोटे हैं, तो वो भी अनकाउंटेबल हो गए। और एक और बात, कॉन्सेप्ट जो तस्वुरात होते हैं वो भी, जैसे नेकी, चोरी और इस तरह के, यानी कि जो नजरियात हैं वो वो भी तस्वुरात हैं, वो भी जो तस्वुरात हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। तो आपको क्या समझ आइए कि अनकाउंटेबल कौन कौन से होंगे। ये यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये शुमार नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुमार तो हो जाती है लेकिन उनको शुमार करना फजूल होता है। जैसे दाल के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो दाल तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये काउंटेबल हो गई है। काउंटेबल तब होगी जब उसकी थोड़ी मिकदार कंसिडर कर रहे होंगे आप। तो अब कुछ अब देखिए यहाँ पे जो है, आप अगर उनको फिर काउंटेबल के तौर पर, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आप काउंटेबल, जैसे यहाँ पे बाल था, अब इनको काउंटेबल बनाना तो वो थोड़ी मिकदार में आ गए थे। तो अच्छा, इनकी यूजुअली नो प्लूरल फॉर्म होती है। अच्छा, पानी जो है, जैसे पानी है, अब इसका भी काउंटेबल बनाना है तो आपने इसका लीटर या एक गिलास इस तरह लेके फिर काउंटेबल करना है, आ ग्लास ऑफ वाटर।
अ लीटर ऑफ वाटर या बिल, फिर वो इस तरह काउंटेबल बनेगा, क्योंकि ए एन फिर उसके साथ आप लगा सकेंगे जब आप उसको जो है किसी पैमाइश में मुंतकिल कर देंगे, फिर वो सारी चीजें जो है पैमाइश में मुंतकिल हो जाए तो फिर वो काउंटेबल काउंट हो जाती हैं, काउंटेबल बन जाती है, जैसे ग्रीन्स हैं वो भी काउंटेबल हो जाएंगे। फिर यूज द आर नो आर्टिकल एट ऑल, ए एन तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता अनकाउंटेबल के साथ, अ वाटर एन आइसक्रीम, तो आ तो एन तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, बाकी बचा दा भी आपने हर बार इस्तेमाल नहीं करना, हर जगह इस्तेमाल नहीं करना, कहीं कहीं इस्तेमाल करना है, जो आप दा के इस्तेमाल में देखेंगे। अच्छा, इसके साथ जो है क्वांटिफायर जो है वो आप मच, लिटल, आ लिटल और अमाउंट ऑफ इस्तेमाल करेंगे, ये भी जेन में रख लें। सब्सटेंसेस जो है ये यहाँ पे मैंने अलग करके लिख दिए हैं, सब्सटेंसेस वहाँ जो अनकाउंटेबल लिक्विड्स, गैसेस, ग्रीन पाउडर, मटेरियल, ये सब्सटेंसेस होते हैं। द ट्रिकी अनकाउंटेबल जो है वो ये है कि इनका पता नहीं चलता कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। बच्चे जो आमतौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हम इनको जमा सिंगुलर प्लूरल बना रहे होते हैं, तो मतलब जब सिंगुलर प्लूरल बना रहे हैं तो वो तो काउंटेबल हो गए हैं, तो लिहाजा आपने याद रखना इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, इन्फॉर्मेशन ये इस्तेमाल करना अनकाउंटेबल। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं कर देना, फर्नीचर, लगेज और वर्क। हाँ, अब देखिए इन्फॉर्मेशन एडवाइस, जब आपने एडवाइस बोलना है, मुझे उसने एक नसीहत की, अब क्योंकि उर्दू में तो आप काउंट करके बोल रहे हैं, तो फिर आपने ये बोलना है अ पीस ऑफ एडवाइस, वन एडवाइस नहीं, आ एडवाइस नहीं, बल्कि आ पीस ऑफ एडवाइस, आप इसको इस तरह बोलेंगे। He gave me a piece of advice, उसने मुझे एक नसीहत की। He gave me two pieces of advice, उसने मुझे दो नसीहतें की, ये समझ के रखना है आपने। तो काउंटेबल बन जाते होते हैं, ये नहीं कि काउंटेबल नहीं बनते, लेकिन उनको बनाने का फिर तरीका होता है। फर्नीचर, लगेज, अब दे आर ट्रीटेड एज कलेक्टिव मैसेज, आपने फर्नीचर यानी फर्नीचर ही बोलना है, फर्नीचर्स नहीं बोलना। अगर आपने कुछ बोलना है टू आइटम्स ऑफ फर्नीचर, वन आइटम ऑफ फर्नीचर, इस तरह बोल लेना है। वर्क, अब आई हैव मच वर्क, वर्क जो है वो आपको पता है कि वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर उसका प्लूरल बना हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ये कोई अदबी काम है, किसी जैसे द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का काम जिसमें उसने मतलब ड्रामे लिखे, और उसने जो है क्या नाम है उसका, नावल लिखे, इस तरह के वो सब जो उसके काम है वो वर्क्स कहलाएंगे फिर। लेकिन ये चीजें स्पेसिफिक में होता है, और वैसे जो है वर्क जो हो अगर, तो फिर वो प्लूरल नहीं होता, वर्क ही लगेगा। नाउन्स कि अब थ्री केसेस होते हैं, यानी कि वो केस रेफर टू द ग्रामेटिकल रोल नाउन प्लेज, ग्रामेटिकल किरदार जो है उसका ग्रामर के हिसाब से उसका क्या किरदार है, इन सेंटेंस जुमले में उसका ग्रामर के हिसाब से क्या किरदार है। वाइल इंग्लिश नाउन्स डोंट चेंज देयर स्पेलिंग मच, द रूल्स रिमेन डिस्टिंक्ट। अब इंग्लिश नाउन जो है जर्मन हो या लैटिन हो, तो ये जो अल्फाज होते हैं ये अपने रोल के साथ बदल जाते हैं, और रोल से उनकी बदलाव से उनकी शक्ल से पता चल जाता है कि इसका क्या रोल होगा। तो इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अपनी शक्ल, जो नाउन होता है वो अपनी शक्ल नहीं बदलता है, इंग्लिश में जो नाउन है उसकी शक्ल नहीं बदलती है, वैसे की वैसे रहती है किरदार के लिए। अब ये आपने उसको पोजीशन के हिसाब से देखना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, या वो कौन सा काम कर रहा है, किस उसका किरदार क्या है, किरदार से आपने फिर उसको देखना है कि उसका किरदार के आपने पहचान करनी है कि ये किरदार जो है किसका। जैसे नॉमिनेटिव किरदार जब होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा या किरदार होगा, द नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन, जब वो एक्शन का काम कर रहा होगा तो उस नाउन को आपने नॉमिनेटिव केस कहना, यानी इसका किरदार जो है वो फाइल वाला है। ये बात समझनी होती है। अच्छा, जैसे द शेफ प्रिपेयर द मील, शेफ जो है उसने खाना, यानी प्रिपेयर करने वाला कौन है, द शेफ है। अब ये इसका जो है सब्जेक्ट है, इन काम करने वाला है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे जो नाउन है शेफ, वो नॉमिनेटिव केस में है, यानी नाम ये जो शेफ का किरदार है वो नॉमिनेटिव है या सब्जेक्टिव है। शेफ का जो किरदार है यहाँ इस जुमले में वो नॉमिनेटिव है या सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस,
एक्विजिटिव केस में ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करे, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। द शेफ प्रिपेयर्ड द मील, या द मील है ये नाउन है, और ये नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी इसके ऊपर एक्शन, ये एक्शन का रिसीवर है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव या एक्विजिटिव केस है, यानी इसका जो किरदार है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी मफूली हालत में इस्तेमाल हुआ है। और पॉजेसिव या जेनिटिव केस जो होता है ये मलकियत को बताने के लिए होता है। उर्दू में इनके लिए मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल होता है जब ये दोनों दो इसम आपस में मिले हुए होते हैं, एक मालिक होता है और एक शाय होता है, एक शाय और दूसरा उसका जब मालिक हो, तो उन दोनों का ताल्लुक बताने के लिए जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कब इजाफी होता है। इंग्लिश में उसको जेनिटिव केस कहते हैं, यानी उसमें नाउन का जो किरदार होगा वो एक मलकियत का होगा और एक जो है शाय होगी। अब ये देख लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप कहते हैं कैट्स टॉय, कैट जो है वो मालिक है और टॉय जो है वो शाय है। आप देख लें कि कैट्स टॉय यानी बिल्ली का खिलौना, बिल्ली का खिलौना हो गया। अब यहाँ पे जो है बिल्ली का खिलौना, ये जो खिलौना है ये मुजाफ होता है उर्दू में, और कैट जो है जो उसका मालिक है वो मुजाफ इलैह होता है। यानी यहाँ पे कैट जो है वो उर्दू में अगर आप देखेंगे तो मुजाफ इलैह है, और यहाँ पे जो टॉय है वो उसका मुजाफ है, यानी कैट की मलकियत है इसके ऊपर, यानी ये चीज जो है ये इसकी है। ये ताल्लुक का बताने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये छोटा सा एक ऊपर सा टी के साथ जो कॉमा सा लगा खड़ा है इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और उसके बाद में एस लगाते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी और जब एस आ जाता है तो वो आपको मलकियत और पोजेसिव केस को बताता है, ये जेनिटिव केस को बताता है। अब बनाने का ये तरीका होता है इंग्लिश में, तो सिंगुलर के लिए तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, लेकिन अगर प्लूरल आ जाए और एस पे एंड हो तो फिर आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ये याद रखना आपने, अगर प्लूरल है और एस पे खत्म हो रहा है, लेकिन प्लूरल है फर्ज करें जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन होता है, वो तो एस पे खत्म नहीं हो रहा ना, फिर आपने एपोस्ट्रॉफी एस ही लगाना है। बस इतनी सी बात होती है, ये ज़हन में रखनी है आपने। तो जो है जेनेटिव केस या पोजेसिव केस इसम का जब होती है वो भी आप समझ गए होंगे उम्मीद है। उर्दू में इनको मुरक्कब इजाफी बोला जाता है, मुरक्कब इजाफी मुजाफ और मुजाफ इलैह बोला जाता है। उर्दू भी आप क्योंकि पढ़ते हैं तो आपको उर्दू में जो कंसेप्ट होते हैं वो इधर भी आ जाने चाहिए होते हैं, तो इधर से उधर आ जाने चाहिए होते हैं, आसानी रहती है। उसके बाद है प्रोनाउंस केस है, जो प्रोनाउंस भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे देख लें जो सब्जेक्टिव के लिए तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, आई है, यू है, ही, शी, इट, वी, दे, और हु भी आप साथ में शामिल रखा करें। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं मी, इन्हीं की हालत होती है आगे जाके। आई का जो है मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, और वी का अस होता है, दे का दैम होता है। तो आप याद कर लें कि इनका जो है सब्जेक्टिव के प्रोनाउन ऐसे होते हैं, सब्जेक्टिव केस ये होता है और ऑब्जेक्टिव केस ये जाके बनता है, हर का अलग से याद रखा करें। और इसको लगाते हुए ये जो गलत बात गलतियां कर देते हैं, ही एंड आई वेंट टू द स्टोर, नॉट ही, हिम एंड मी, यानी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है आपने, फेल से पहले आ रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि उनको सब्जेक्टिव केस में ही आपने इस्तेमाल करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव लगा बैठने हैं। अच्छा, बिटवीन यू एंड मी, दिस, अच्छा बिटवीन की वजह से आपने पोजेसिव जो है ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि ये होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, ये भी ध्यान में रखना होता है। पोजेसिव प्रोनाउंस वर्सेस एडजेक्टिव्स। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये बच्चों को नहीं पता चलता ये पोजेसिव प्रोनाउंस है या एडजेक्टिव्स हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो समझ रहे मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, यानी इनके बाद जरूर नाउन आगे सामने नाउन आया हुआ होता है, ये होते हैं और साथ में नाउन होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। पोजेसिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन, जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद ये होता है, और नाउन जो होते हैं वो हमेशा अकेले आते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें, नेवर यूज एन अपोस्ट्रोफी विद पोजेसिव प्रोनाउन इट्स। अगर आपने इट्स को पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना तो यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, नहीं तो वो इट इज बन जाता है। बाद बच्चे होते हैं वो इट्स के लिखना होता है लेकिन अपोस्ट्रोफी लगा बैठते हैं, तो वो बहुत मानिफा, इसका मतलब इट इज होता है, इसका मतलब पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और अब जो यहाँ पे मैं आपको काफी ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं, दिस इज माय बुक, यहाँ पे माय जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है।
दैट बुक इज माइन। अब ये जो माइन है यहाँ पे जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी अकेला है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये ना हो कि आप लोग दिस इज हर पेन, आप हर गए, ये ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस नहीं है। ये तो उसका मलकियत को बता रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है नहीं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यानी प्रोनाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये फिर वो पोजेसिव एडजेक्टिव जाएंगे ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। अगर पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो फिर इस तरह होगा, दिस इज हर्ज, दिस इज हर्ज, ये दिस पेन इज हर्ज, ये पेन उसका है। अब ये यहाँ पे वो आपको पता है कि मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन को क्वालिफाई कर रहा है, नॉन के मानी को बढ़ा रहा है। बहरहाल इसी तरीके वी फाइंड देयर कीज, यहाँ की क्योंकि प्रोनाउन है और उसके बाद फौरन जो है आपका नाउन है, तो यानी ये जो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो लिहाजा इसको आपने बोलना है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और दीज की द कीज आर दियर, यहाँ पे जो है ये दियर जो है मलकियत को बता रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन है।